बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, एक जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के अंदर T20 सीरीज खेलने में मशगूल है, तो दूसरी जानिब जो ऑफ द फील्ड खबरें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आ रही हैं पिछले 2 दिनों से, वो कुछ अच्छी नहीं थी। कल जनाब जब दूसरा T20 मैच पाकिस्तान हारता है तो उसके बाद एक खबर सामने आई थी कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट और ख़ास तौर पर पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज से नाराज हैं। और नाराजगी की वजह यह थी कि मोहम्मद हफीज साहब ने यह कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं और जो वर्ल्ड कप 2024 के प्लान्स का हिस्सा हैं उनको इंटरनेशनल लीग T20 जो यूएई के अंदर होनी है और बाद में जनाब जो बीपीएल बांग्लादेश प्रीमियर लीग होनी है उनके लिए एनओसी जो है वो जारी ना किया जाए। लेकिन अब जनाब जो सुहेल इमरान साहब हैं, जियो से इनका ताल्लुक है, बड़े बेहतरीन जनाब स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और बड़े तगड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है स्पोर्ट्स कम्युनिटी का। इन्होंने एक ट्वीट की है और उस ट्वीट के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से खबरें आ रही हैं, उन्होंने जनाब चंद लफ्जों के अंदर वो सारी जनाब जो सिनेरियो डेवलप हुआ है उसको प्रो कर रख दिया है। और उनकी ट्वीट को बिगर पिक्चर के ऊपर देखा जाए तो यह नजर आ रहा है कि जनाब ज़का अशरफ साहब जो 2013 में पाकिस्तान सुपर लीग शुरू करना चाहते थे, लेकिन बाद में उनका टेन्योर जो है वो एंड हो गया और जब नजम सेठी साहब चेयरमैन पीसीबी बने तो उन्होंने जनाब इस प्रोजेक्ट को रीलॉन्च किया। तो पीएसएल के जो पायनीर थे, पीएसएल के जो बानी थे, उनमें जनाब नजम सेठी साहब का नाम आ गया था। और ज़का अशरफ साहब को जो 2013 वाली जनाब बात है वो अभी तक खटक रही है और अब चूंकि दुनिया जो है वो मूव फॉरवर्ड कर रही है और T20 के बाद T10 जो है उसका आगाज होने जा रहा है और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो T10 का बाकायदा आगाज कर भी चुके हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई मैनेजमेंट है वो भी ये सोच रखती है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो भी T10 तर्ज की जो लीग है उसको ऑर्गेनाइज करे। और अगर पाकिस्तान इसको ऑर्गेनाइज कर लेता है तो फिर पाकिस्तान उन चंद बड़े मुल्कों में से हो जाएगा जो T10 को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी तक जनाब जो T10 ऑर्गेनाइज करने वाले ममालिक हैं उनके अगर नाम देखे जाएं तो वो इतने बड़े जनाब क्रिकेटिंग बोर्ड्स नहीं है, लेकिन पीसीबी अगर ये कर लेता है तो पीसीबी पहला बड़ा क्रिकेट बोर्ड हो जाएगा जिसने जनाब ये जो नई तर्ज की क्रिकेट है इसको खुशामदीद कहा है। और इसीलिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट बोर्ड के नए करता धरता है ज़का अशरफ साहब, उनका यह प्लान है कि जनाब वो 3 फरवरी तक चुके उनके पास इख्तियारात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन होने के, और अगर वो इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर जनाब जो एक्सटेंशन है वो ज़का अशरफ साहब को मिलती हुई नजर नहीं आ रही। और दूसरी जानिब जनाब अगर इलेक्शन करवा लेते हैं तो 2 नॉमिनीज हैं जनाब चेयरमैन पीसीबी के लिए, एक उनमें ज़का अशरफ साहब खुद हैं और एक और पर्सनालिटी हैं। और जो करंट पीसीबी के अंदर बैठे हुए लोग हैं और जो गवर्निंग बॉडी के जनाब रुकन हैं वो ज़का अशरफ साहब के साथ खुश नहीं है, बल्कि यहां तक इंफॉर्मेशन हमें पहुंची है कि नजम सेठी साहब जो हैं वो जो दूसरी पर्सनालिटी है उनके नाम को लेकर जो गवर्निंग काउंसिल है उसको राजी कर चुके हैं। सो ज़का अशरफ साहब का जो टेन्योर है वो चूंकि एंड होता हुआ उनको नजर आ रहा है, तो प्लान ये है कि जनाब ज़का अशरफ साहब के 3 फरवरी को रुखसत होने से पहले पहले पाकिस्तान जो है वो T10 लीग के कुछ मैचेस जो है वो करवा ले, ताकि जो T10 लीग जब पाकिस्तान में ऑफिशियली करवाई जाएगी तो उसके जो बानी है वहां पर जो नाम है वो ज़का अशरफ साहब का लिया जाए। और यही इस वक्त जो असल रीजन है वो सुहेल इमरान साहब के मुताबिक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके दरमियान कुछ इख्तलाफात जो हैं वो चल रहे हैं। और चूंकि दौरे न्यूजीलैंड के फौरन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये प्लान है कि ये जनाब जो T10 लीग के 6 एग्जीबिशन मैचेस है ये करवाए जाएं, तो इसी वजह से जनाब जो IL T20 खेलने वाले लड़के और बाद में जिन्होंने बीपीएल टीम्स को ज्वाइन करना था, जिनमें बाबर थे, रिजवान थे और भी पाकिस्तान के जनाब जो इस वक्त करंट 15 मेंबर स्क्वाड के अंदर नहीं है, वो लड़के भी जनाब मुख्तलिफ लीग्स के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। तो इसी वजह से उनके जो एनओसीज हैं वो रोकने की बातें की जा रही हैं। और इसके अलावा जो दूसरी रीजन बताई जा रही है वो ये है कि जनाब जो पाकिस्तान हार रहा है
कि पाकिस्तान पहले जब वर्ल्ड कप हारा तो ज़का अशरफ साहब और उनकी जो टीम थी उन्होंने ये कहा कि भाईजान हम आंसरेबल नहीं है, और आंसरेबल हम इसलिए नहीं है क्योंकि ये टीम सिलेक्शन हमने नहीं थी की, ये पुराना सेटअप जो है वो चल रहा था, पुराने कोचेज थे, पुराना कप्तान था, और ये नाकामी जो पाकिस्तान के मुकद्दर में आई है इसके जिम्मेदारी हम नहीं ले रहे। लेकिन बाद में जब दौरा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर पाकिस्तान को नाकामी मिली और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 T20 मैचेस के अंदर पाकिस्तान को नाकामी मिली, तो फिर जनाब जो ऑडियंस है, जो क्रिकेट लवर्स हैं, उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया कि ठीक है, आप वर्ल्ड कप से तो अपने आप को जनाब साइडलाइन कर रहे थे, लेकिन अब दौरे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो पाकिस्तान को शिकस्त मिली, जो जनाब बनी बनाई पाकिस्तान की T20 टीम का आपने पूरे का पूरा हाका जो है वो तब्दील करके रख दिया, और तब्दील करने के बावजूद जो रिजल्ट्स हैं वो आपके हक में नहीं गए, क्योंकि जनाब रमीज राजा साहब जो साबिक चेयरमैन पीसीबी थे, उन्होंने एक ट्वीट की और उनकी ट्वीट के मुताबिक ये है कि रमीज राजा साहब साइम अयूब और आजम खान को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि जनाब आपकी सिलेक्शन जो है वो स्ट्राइक रेट की वजह से हुई है, लेकिन अगर आप एक मैच में चलेंगे और 10 मैचेस में फ्लॉप होंगे तो फिर जनाब जो आपका स्ट्राइक रेट है वो मैटर नहीं करेगा, जो रन्स हैं वो तो आप स्कोर ही नहीं कर रहे। जहां पे जनाब पाकिस्तान को जितवाने की जरूरत होगी वहां पे अगर आप जितवा नहीं सकेंगे तो फिर आपके स्ट्राइक रेट हाई होने का हमें क्या फायदा होगा। सो जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट के पुराने बड़े हैं वो इख्तलाफात रखते हैं ज़का अशरफ साहब से, और फिर ज़का अशरफ साहब ने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो भी जनाब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इस वक्त, अनवारुल्लाह काकड़ साहब चूंकि पीएम है, उनके सामने जाकर रखनी है, और 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, 8 फरवरी से पहले ज़का अशरफ का टेन्योर एंड होना है, और जब आपने जाकर रिपोर्ट देनी है तो आपने बताना है कि जनाब मेरी जो सिलेक्ट की हुई टीम थी और मैंने जो मैनेजमेंट के अंदर तब्दीलियां की थी उन्होंने ये रिजल्ट्स जो हैं वो शो किए हैं। तो उन रिजल्ट्स की बुनियाद पे कहीं ना कहीं एक स्लाइड सा चांस था कि आपको एक्सटेंशन जो है वो मिल जाए कि चले ठीक है आप 2-3 माह और कुर्सी संभाल लें, लेकिन इसके दौरान आपने इलेक्शन करवाने हैं। सो जब आपके पास रिजल्ट्स दिखाने के लिए जीरो होंगे और आप सिर्फ ये सोचा छोड़ेंगे कि जनाब हम तो एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो कर रहे थे, तो दुनिया एक्सपेरिमेंट्स की जो दलील है वो तो नहीं मानती, वो तो कहती है कि भाईजान रिजल्ट क्या है। आपकी बनी बनाई टीम T20 की आपने बिगाड़ के रख दी। आपने कहा बाबर जो हैं वो ओपनिंग नहीं करेंगे, रिजवान और बाबर एक जैसा जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है वो खेलते हैं, इस वजह से जनाब पाकिस्तान जो है वो मैचेस कहीं ना कहीं हारता था। लेकिन जब रिजवान और बाबर की ओपनिंग जोड़ी के जो स्टैट्स हैं वो निकाल कर देखे जाते हैं तो भाईजान पाकिस्तान तो बहुत आगे नजर आता है। और अब जबकि ये जोड़ी टूटी है तो जो पहला T20 था उसमें साइम अयूब ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, छोटा सा कैमियो था, रन आउट हो गए, अनफॉर्चुनेट रहे। लेकिन जनाब जब साइम अयूब रन आउट होते हैं तो उस वक्त ओवर्स कितने खेले गए थे, बाबर आजम बैटिंग करने के लिए कब आए, उसके बाद दूसरे T20 के अंदर देख लें बाबर आजम कितने ओवर्स के बाद जनाब बैटिंग करने के लिए आए, पहले ओवर के अंदर ही बैटिंग करने के लिए आगे थे। सो ये जो आपने एक दलील दी थी कि ये स्लो खेलते हैं इसलिए जनाब जो अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं उनको ओपनर के तौर पे खिलाने चाहिए, तो आपका ये जो जस्टिफिकेशन थी ये भी रद्द होती हुई नजर आ रही है। सो इस वजह से जो सारे का सारा ब्लेम है वो खिलाड़ियों के ऊपर डालकर और अपने आप को जनाब बड़ा साफ और अपने आप को क्लियर करने के लिए, ठहराने के लिए कुछ साफियों के थ्रू ये किया जा रहा है कि जनाब देखें हम इनको इंटरनेशनल लीग्स खेलने से मना कर रहे हैं और ये इंटरनेशनल लीग्स के पीछे भाग रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो हार है। जबकि असल जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि जो T10 है वो पाकिस्तान ऑर्गेनाइज करवाए, उसके लिए जो इंग्लिश काउंटी है मिडलसेक्स उनके साथ भी पार्टनरशिप है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और वो भी जनाब जो अपना शेयर है वो डालेंगे। और जब मैं स्टैट्स चेक कर रहा था और टीम चेक कर रहा था मिडलसेक्स की तो उसमें एक भी जनाब जो इंग्लिश क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी है वो मुझे नजर नहीं आया। सो सिर्फ और सिर्फ ये कि जनाब हम जो T10 लीग पाकिस्तान के बानी है वो कहलाए जाएं, इस वजह से आप प्लेयर्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो डाल रहे हैं। और इसके अलावा लंबे लंबे लेक्चर्स की जो दुहाई है वो तो आप सुन ही चुके हैं। और जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से आ रहा था तो उस वक्त गालिबन सलीम खालिक साहब हैं, उन्होंने एक्सप्रेस के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मोहम्मद हफीज जो हैं वो बाबर, रिजवान और शाहीन के साथ डिफरेंट वे से पेश आ रहे थे और जो बाकी खिलाड़ी थे जो यंगस्टर्स थे उनके ऊपर जनाब जो एक साया है उसकी तरह मंडला रहे थे और उनको डरा रहे थे।
यही सीन, यही अथॉरिटी और यही अपनी स्टैंप कायम करने के लिए मोहम्मद हफीज़ और उस तरह के जो कोचेज़ हैं वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्टली ये कह दें और एक स्टेटमेंट जारी कर दें, पॉलिसी स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कि देखें जनाब हमने T10 लीग करवानी है, इसके लिए हम प्लेयर्स को NOC नहीं दे रहे, तो मेरा ख्याल है कि पूरा पाकिस्तान आपके पीछे खड़ा होगा, कहेगा कि ठीक है जनाब, जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसको जनाब पाकिस्तान करवा रहा है तो पाकिस्तान के प्लेयर्स का हाजिर होना लाजमी है। लेकिन आप जनाब सीधी डायरेक्ट बात करने की बजाय अगर मखसूस हाफियों से प्रोपेगेंडे करवाएंगे और इधर उधर की चीज़ें जो हैं वो फेंकेंगे और अपने आप को साइडलाइन करने के लिए और अपने आप को साफ और शफाफ डिक्लेयर करवाने के लिए इस तरह करेंगे तो भाईजान हम आपकी जो हंडिया है वो बीच चौराहे में फोड़ते रहेंगे और आपके जो काले करतूत है वो सामने रखते रहेंगे कि आप करते क्या है। अब आते हैं जनाब भारतीय मीडिया। दूसरे T20 मैच में बाबर आजम ने जनाब 60 ऑड रन की इनिंग खेली और इस इनिंग के खेलने के साथ ही बाबर आजम जनाब न्यूजीलैंड में किसी भी ओवरसीज खिलाड़ी की जानिब से सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले जब खिलाड़ी डिक्लेयर हुए तो उसके बाद एक कंपेन जो है वो बाबर आजम के खिलाफ लॉन्च की गई। और कंपेन लॉन्च करने वाले लोग कौन थे? भारत में बैठे हुए सुशांत मेहता साहब और उनकी टीम, वही सुशांत मेहता साहब जिन्होंने जनाब बकवास की है, जो इस्लाम के खिलाफ बोले हैं। मैं वो बातें रिपीट नहीं करना चाहता और ना जनाब उस तरह की बातें मैं करता हूं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग बैठकर तो चमचे बने हुए थे जनाब, हमने इंडियन ऑडियंस को ग्रैब करना है और हमने इंडियन जनाब जो ये 2 नंबर के ये ढोकलेबाजी करने वाले व्लॉगर्स हैं इनको सुनना है कि ये पाकिस्तान की बजाते हैं और अपने अपने मुफादात के लिए जो चीज़ें जनाब लेकर चल रहे थे ना, अब आपको समझ आई है कि उनका मुफाद क्या था। वो भाईजान आपके सगे नहीं हैं, वो आपसे नफरत करते हैं और उनकी नफरत और बुग्ज भरी जो जुबान है उससे जो अल्फाज निकले हैं, अल्लाह माफ़ करना, हम तो भाई वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते, सुनते हुए भी काबिल बर्दाश्त नहीं थे वो, तो बोल कैसे सकता हूँ। लेकिन यह है कि भाईजान कुछ शर्म करें, उनको रिपोर्ट करें और उनकी ये जो दुकान है, उनकी ये जो जनाब ड्रामेबाजी है, इसका बायकॉट करें। और बाबर आजम के हवाले से बड़ी बातें की जाती थी ना कि देखिए बाबर तो जनाब टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया में जाकर फ्लॉप हुआ है, तो अब T20 क्रिकेट जिसके बारे में कहा जाता है कि बाबर की ये डोमेन ही नहीं है, उसमें जो सीना कंट्रीज हैं चारों, उसके स्टैट्स जनाब मैं आपके सामने रखता हूं। बाबर आजम ने जनाब साउथ अफ्रीका के अंदर 7 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की है, 122 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 361 टोटल ये रन्स बना चुके हैं 51.57 के एवरेज के साथ। और जो जनाब इंग्लैंड है वहां पर 7 इनिंग्स में इन्होंने बैटिंग की, 85 इनका हाईएस्ट है, 275 रन इन्होंने स्कोर किए हैं 45.83 के एवरेज के साथ। इसके बाद जनाब जो न्यूजीलैंड है जहां पर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैचेस खेल रही है, वहां पर 10 मैचेस बाबर आजम ने खेले और 10 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, 79 नॉट आउट इनका हाईएस्ट स्कोर है, 424 रन ये स्कोर कर चुके हैं 53 के एवरेज के साथ। और ऑस्ट्रेलिया यहां पर बाबर आजम बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं, 10 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, 239 रन बनाए, 59 इनका हाईएस्ट है और 26.56 के एवरेज के साथ। जबकि विराट कोहली को देखा जाए तो विराट कोहली साहब जनाब साउथ अफ्रीका के अंदर सिर्फ 3 मैचेस खेले, 28 इनका हाईएस्ट है और टोटल 55 रन जो हैं वो इन्होंने स्कोर किए हैं 18.33 के एवरेज के साथ। इसके बाद जनाब इंग्लैंड में 7 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, 66 इनका हाईएस्ट स्कोर है, 192 टोटल रन जो हैं वो इन्होंने स्कोर किए हैं 32 के एवरेज के साथ। इसके बाद जनाब न्यूजीलैंड में 4 मैचेस खेले, 45 इनका हाईएस्ट है, 105 रन इन्होंने स्कोर किए हैं 26.25 के एवरेज के साथ। और ऑस्ट्रेलिया में जनाब इन्होंने सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया है, 16 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, 90 इनका हाईएस्ट है, 747 रन इन्होंने स्कोर किए 74.70 के एवरेज के साथ और 141.21 इनका स्ट्राइक रेट है। और बाबर आजम जनाब जो सीना कंट्रीज है 4, उनमें से 3 में विराट कोहली से आगे है। अब आप कहेंगे कि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता है, एवरेज रन को छोड़ें, तो भाईजान स्ट्राइक रेट में भी विराट कोहली आगे नहीं है जनाब। 142 का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का इंग्लैंड के अंदर, जबकि कोहली साहब का है 133.33 का स्ट्राइक रेट। इसके बाद न्यूजीलैंड में बाबर का स्ट्राइक रेट है 132.50, जबकि विराट कोहली का है 131
2-5। उसके बाद साउथ अफ्रीका में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 149.17, जबकि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट है 125.00। और ऑस्ट्रेलिया, जहां पर बाबर आजम फेल हुए हैं, वर्ल्ड कप में भी फेल हुए थे, वहां पर बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 110.65, जबकि विराट कोहली का स्ट्राइक रेट है 141.21। तो भाईजान अब सीना कंट्रीज के स्टैट्स भी आपके सामने आ गए हैं। सो ये जो बुक्स के अंदर डूबे हुए लोग हैं, मेरा ख्याल है कि इनको जो जवाब है वो मिल गया होगा कि बाबर आजम अगर किंग नहीं है तो बाबर आजम घंटा भी नहीं है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।